तो यहां पर हम आपके लिए आज फिर लेकर के आए हैं जूलॉजी के 30 क्वेश्चन। ये अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और 30 क्वेश्चन में से हम कितने नंबर ला सकते हैं। इसका केमिस्ट्री बहुत सरल था, आपने देखा, बॉटनी भी बहुत सरल था, और अब इसके बाद हम लेकर के आए हैं इसका जूलॉजी। अब देखना यह है कि इस जूलॉजी में हम कितने नंबर ला सकते थे, कि हम 20 प्लस नंबर इसमें ला सकते थे, ठीक है। और किस प्रकार के सेट जिनके पास भी हो उनको बंद रखना चाहिए सेट, कोई नई चीज हो कॉपी में नोट करना चाहिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन अपनी कॉपी से, जैसे का तैसा कॉपी से क्वेश्चन आया। क्या लिखा है, कौन सा हार्मोन अग्नाशयी रस और बाइकार्बोनेट के उत्पादन को उत्तेजित करता है। तो अग्नाशयी रस को उत्तेजित करने का काम कौन करता है। ग्रहणी से स्रावित होने वाले जो 6 हार्मोन थे, हिपेटोक्राइनिन, सिक्रिटीन, ठीक है ना, कोलिसिस्टोकाइनिन, पैंक्रियोजाइमिन, एंटेरोगेस्ट्रोन, एंटेरोक्राइनिन, इन 6 हार्मोनों में से 2 हार्मोन ऐसे हैं। कौन कौन सा, एक सिक्रिटीन और एक कोलिसिस्टोकाइनिन। ये 2 हार्मोन जो है ये अग्नाशयी रस के स्राव को उत्तेजित करते हैं। गैस्ट्रिक इंसुलिन गलत है, इंसुलिन ग्लूकेगॉन गलत है, एंजियोटेंसिन एपिनेफ्रिन गलत है, और कोलिसिस्टोकाइनी लिखा हुआ है और सेक्रेटिन ये बिल्कुल सही है कि नहीं। ये क्वेश्चन सेम टू सेम कॉपी से आया है अपना। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल सही। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही तो फिर उत्तर कैसे जाता सभी के पास, एक बार चेक करो बेटा। हेलो हेलो हेलो, आवाज जा रही बेटा, आवाज जा रही है। पहले मैंने पूछा है, हाँ हाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, ये कैंसर सेल्स को लेकर के क्वेश्चन बताया गया है। कैंसर कोशिका सामान्य कोशिका के बीच में एक अंतर बताइए। कैंसर कोशिका और सामान्य कोशिका के बीच में एक ही अंतर होता है, और वो ये कि कैंसर कोशिकाएं जो होती हैं वो अनियंत्रित रूप से विभाजित होती हैं, लेकिन सामान्य कोशिकाओं में नियंत्रित विभाजन पाया जाता है। पेपर सेट बंद कर दो, बंद कर दो, यहां देखो। तो कैंसर सेल्स में क्या होता है, अनियंत्रित विभाजन होता है, सामान्य सेल में नियंत्रित विभाजन होता है, बस इसके अलावा कोई अंतर नहीं। यदि हमारी सामान्य कोशिकाओं में विभाजन अनियंत्रित हो जाए वो कैंसर सेल बन जाएंगी, ठीक, लेकिन कैंसर सेल में विभाजन नहीं रुक सकता, ठीक है। सामान्य सेल में विभाजन अनियंत्रित हो सकता है, लेकिन कैंसर सेल में विभाजन सामान्य नहीं हो सकता, याद रखिएगा, यही अंतर है। कैंसर कोशिकाएं डीएनए का संश्लेषण करने में असमर्थ है, गलत, ऐसा कोई बात नहीं। कैंसर की कोशिकाओं को विनियमित तरीके से विभाजित करना जारी रखती हैं, भले ही कसकर संकुल, कैंसर संकुल हो जाती हो। यह कुछ गलत वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर हम कहेंगे बिल्कुल सही बात है, विनियमित तरीके से, समझना, विनियमित मतलब अनियंत्रित तरीके से क्या होती हैं, विभाजित होती हैं। तो कैंसर की कोशिकाएं विनियमित तरीके से विभाजित जारी रखती हैं, मतलब अनियंत्रित तरीके से क्या होती हैं, विभाजित। ये सही लग रहा है। कैंसर कोशिकाएं ठीक से काम नहीं कर सकती, क्यों नहीं करेंगी। कैंसर कोशिकाओं के सेल चक्र को एस चरण में गिरफ्तार कर लिया जाता है, गलत, फालतू की बात लिख रहा है, ठीक है। यहां पर राइट आंसर केवल कैंसर कोशिकाओं सामान्य कोशिकाओं में एक ही अंतर है कि सामान्य कोशिकाएं नियंत्रित विभाजन करती हैं, कैंसर कोशिकाएं अनियमित रूप से विभाजन करती हैं, इसके अलावा कोई अंतर नहीं, ठीक है। तो इसका कौन सा सही है, दूसरा नंबर। बहुत आसानी से अपन इस आंसर को पकड़ सकते थे। ये देखो क्या लिखा है, पृथ्वी के सबसे पहले प्रकाश संश्लेषक जीव। तो आपको मालूम है कि प्राचीन वायुमंडल में ऑक्सीजन नहीं थी, प्राचीन वायुमंडल में केवल कौन सी गैसें थी, आपको याद होगा, एक हाइड्रोजन, एक मेथेन, एक कौन सी, कौन सी, अमोनिया, ठीक है ना, और चौथे नंबर पर थी जलवाष्प। याद है, ये बिल्कुल फटाक से याद आना चाहिए, इसलिए मैं कह रहा हूं बार बार रिवीजन करते रहो, प्रश्न देखते ही फटाक से याद आ जाना चाहिए, दुविधा वाली स्थिति नहीं हो, यहां तो होना ही नहीं चाहिए बिल्कुल। तो पुरातन वायुमंडल में अपन ने पढ़ा था वो किसका प्रयोग, मिलर और यूरिया का प्रयोग, है कि नहीं। तो उन्होंने बताया था कि ये गैसें, मतलब ऑक्सीजन नहीं थी पहले। तो वो कौन से जीव थे, वो कौन से जीव थे जो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे पहले ऑक्सीजन को मुक्त किए। तो वो थे नीले हरे शैवाल, साइनोबैक्टीरिया। नीले हरे शैवाल वे थे जिन्होंने सबसे पहले क्या किया था, प्रकाश संश्लेषी जीवों की भांति कार्य करते हुए और पृथ्वी के वायुमंडल में O2 को मुक्त किया था। तब O2 ने मेथेन को उड़ाया और कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाया, और अमोनिया को उड़ाया, नाइट्रोजन और जल बनाया, ठीक। तो ये इस धरती से समाप्त हो गई।
आ रही बात समझ में? चलिए, तो ये बात आप समझ गए, आगे चलते हैं। देखिए क्या लिखा है यहां पर, बताया गया वाल्व जो रक्त को वेंट्रिकल से धमनी में बहने की अनुमति देते हैं और विपरीत दिशा में नहीं बहने देते। आपको मालूम है कि हमारे हृदय में 4 पार्ट होते हैं, अच्छे से आपको समझाया गया है, ठीक है। और ये निलय मतलब वेंट्रिकल है, यहां से निकलती हैं धमनियां, मतलब ये मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं, एक तो यहां से निकलती है और एक यहां से निकलती है, आप जानते हैं ओरिजिनल चित्र में, ठीक है। तो क्या होता है यहां पर, आपको पता होना चाहिए कि धमनियों के मुखार बिंदु पर 3 जोड़ी अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं। धमनियों में केवल यहां पर कपाट पाए जाते हैं, और ये कपाट क्या करते हैं, ये कपाट जो है वेंट्रिकल अर्थात निलय में भरे हुए रक्त को, निलय में भरे हुए रक्त को निलय से कहां पर आने देते हैं, तो हम कहेंगे धमनियों में तो आने देते हैं, ठीक है ना, लेकिन रिटर्न होने से रोकते हैं। आ रही बात समझ में? ये डायरेक्शन उल्टा बन गया बेटा, डायरेक्शन उल्टा बन गया, डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए, डायरेक्शन मैंने उल्टा बना दिया, गलत बन गया। यहां से जब वो निकलती हैं इस तरह से तो ऐसा होता है ये, ठीक है, याद रखना। सारी चीजें क्लियर कट होना जरूरी, वो पूछेगा नहीं लेकिन अपने को क्लियर पता होना चाहिए। ये ऐसा जाने तो देंगी रक्त को लेकिन आने नहीं देंगी, ठीक है। तो ये जो कपाट होते हैं ये अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं, ठीक है ना, अर्धचंद्राकार कपाट। तो यहां पर लिखा है अर्धचंद्रक, पतिकार और त्रिबलनी कपाट, त्रिबलनी कपाट गलत है, ठीक है। अर्धचंद्रक पतिकर कपाट मतलब यही है अर्धचंद्राकार कपाट। महाधमनी कपाट, मिट्रल कपाट, मिट्रल वाल्व गलत है। द्विवलनी कपाट ये गलत है, ये तो कहां पाए जाते हैं, ये तो इधर पाए जाते हैं, त्रिवलनी इधर पाए जाते हैं, त्रिवलनी और द्विवलनी ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, इसका राइट हो जाएगा अर्धचंद्राकार कपाट, जिसको उसने अर्धचंद्रक पतिकार नाम दिया है, ठीक है, उनको कहते हैं अर्धचंद्राकार कपाट। बस यहां पर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है नाम पहचानने में, लेकिन फिर भी त्रिवलनी गलत है, मिट्रल गलत है और यहां दोनों गलत है, तो ये हम बता सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्या लिखा हुआ देखो कितना सरल। एटलस और एक्सिस के बीच गतिशील जोड़ का प्रकार क्या है? एटलस और एक्सिस के बीच गतिशील जोड़ का जो प्रकार है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, एटलस और एक्सिस के बीच में फिसलने वाली संधि तो नहीं होती, ठीक है ना, कब्जा संधि तो नहीं होती, उसमें होती सैडल संधि भी नहीं होती, उसमें होती धुरी संधि, ठीक है ना, धुराग्र संधि, धुरी संधि, याद रखिएगा, ठीक है। जिसमें क्या होता है, इस प्रकार से एक उठा हुआ हिस्सा होता है जिसमें दूसरी अस्थि का जो गोला है वो आकर के क्या होता, फंस जाता है, ठीक है ना, और ये पाई जाती है हमारी कहां पर, खोपड़ी, खोपड़ी में, याद रखिएगा, खोपड़ी के निचले सिरे पर, गर्दन के सबसे ऊपरी और खोपड़ी के निचले सिरे पर, जहां पर गर्दन हमारी फंसती है, ठीक है। अच्छे से समझाया जा चुका है आपको, ठीक है। और इस प्रवर्ध का नाम भी बताया जा चुका है, ओडोनटाइड प्रवर्ध, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए तो ये भी क्लियर हुआ, आगे चलते हैं, देखो जरा क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, क्या कह रहा है। ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति, मतलब एक व्यक्ति का रक्त समूह जो है, एक व्यक्ति का जो रक्त समूह है वो ओ है। ओ तभी हो सकता है, ओ तभी हो सकता है जब कौन हो, जीनोटाइप कौन हो, IO, ठीक है, याद रखिएगा। ओ रक्त समूह किसी व्यक्ति का तभी हो सकता है जब जीनोटाइप क्या हो, IO, ये वो व्यक्ति है, ये ओ रक्त समूह वाला व्यक्ति है, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद इसके पिता और माता की बात हो रही है, ठीक है ना। अब यहां पर बोला है कि माता और पिता क्रमशः ए, माता और पिता क्रमशः ए, माता ए है, माता का ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, ठीक है ना, और पिता का ब्लड ग्रुप क्या है, बी है। आ रही बात समझ में? तो सीधी सी बात है, यदि पिता का ब्लड ग्रुप बी है तो पिता का जीनोटाइप क्या होना चाहिए बेटा, IBIO, और माता का जीनोटाइप ए है तो क्या होना चाहिए, IAIO, ठीक है, बात समझ में आ रही? मतलब दोनों, यदि IB हुआ तो बी यहां पहुंच जाएगा, IA हुआ तो ए यहां पहुंच जाएगा, फिर तो इसका ब्लड ग्रुप ए भी बन जाएगा। सही बात है कि नहीं? तो मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया है कि बी ब्लड ग्रुप जो है वो 2 तरीके से बनता है। नंबर 1 IB तरीके से बनता है, और नंबर 1 IB और IO तरीके से बनता है। तो ये होमोजाइगस स्टेज तो हो ही नहीं सकती, ठीक है ना, ये होगी तभी तो संतान में क्या पहुंचेगा, IO। इसी प्रकार से ए ब्लड ग्रुप जो है इसकी 2 स्थिति होती है,
आई ए और एक होती है आई ए और आई ओ। ये तो हो ही नहीं सकता, क्यों? यदि ये होगा तो संतान में ओ कैसे पहुंचेगा? सही बात है कि नहीं? तो इसका मतलब पिता जो है वो पिता भी हेटेरोजाइगस है और माता जो है वो माता भी हेटेरोजाइगस है। हेटेरोजाइगस किसको कहते हैं? जिसमें दोनों अलग अलग होते हैं। होमोजाइगस किसको कहते हैं? जिसमें दोनों एक जैसे होते हैं। तो माता और पिता दोनों कैसे हैं? हेटेरोजाइगस। तो चलिए देखते हैं यहां पर क्या लिखा है। ए रक्त समूह के लिए मां होमोजाइगस है, गलत। ए रक्त समूह के लिए मां हेटेरोजाइगस है और पिता बी के लिए होमोजाइगस है, गलत। क्रमशः ए और बी रक्त समूह के लिए माता और पिता दोनों हेटेरोजाइगस है, बिल्कुल सही। माता और पिता दोनों होमोजाइगस है, गलत। ठीक है, क्या कहते हो? सरल है, बन जाता, ये बहुत आसानी से निकल जाता। बस संयम रखना है, धैर्यता से काम रखना, अपने ऊपर भरोसा रखना, आसानी से सवाल अपने निकल जाएंगे या क्वेश्चन निकल जाएंगे। ठीक है, ये देखो क्या लिखा हुआ, प्रश्न को समझो जरा। अंडाशय के निकटतम फैलोपियन ट्यूब का कौन सा हिस्सा होता है? अंडाशय के निकटतम फैलोपियन ट्यूब का कौन सा हिस्सा होता है? तो आपको मालूम है उसको कहते हैं क्या? इस्थमस। क्या कहते हैं? इस्थमस। और इस्थमस मतलब हिंदी में क्या होता है? कीपक, कीप के आकार का। ठीक है ना, जो इस प्रकार का होता है, ध्यान देना, अंडाशय से ऐसा। ठीक है ना, इधर कैसा होता है? चौड़ा, इधर कैसा होता है? सकरा, चाणी जैसी रचना बनती, कीपक, इस्थमस। यही बोले थे अपन ने। चलिए, 3 भाग अपन ने बताए थे, इस्थमस, इसके बाद तुम्बिका और इनफंडिबुलम, 3 हिस्से बताए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पर लिखा प्यूपिल के आकार को नियंत्रित करता, भी कल या परसों मैंने पढ़ाया था नेत्र, तो उसमें आपको बताया था कि प्यूपिल या तारे के आकार को कौन नियंत्रित करता है। और यदि यहां पर आ जाता कि आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? आइरिस। आइरिस ही है। आइरिस यदि पुतली को छोटा करेगा तो प्रकाश कम जाएगा, यदि बड़ा करेगा तो प्रकाश ज्यादा जाएगा। तो नेत्र के अंदर जाने वाले प्रकाश की मात्रा को भी नियंत्रित करने का काम रियल में कौन करता है? आइरिस। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या दिया गया है। मस्तिष्क के गठन के लिए, मतलब मस्तिष्क के निर्माण के लिए कौन सी जर्मिनल परत जिम्मेदार है? तो मस्तिष्क के गठन के लिए याद रखना, मस्तिष्क है, पीयूष ग्रंथि है, ठीक है ना, इसके बाद पीनियल ग्रंथि है। इन सब के निर्माण के लिए जो जर्मिनल परत मतलब जनन स्तर जिम्मेदार है उसका नाम है क्या? बाह्य त्वचा, एक्टोडर्म। उसका नाम है क्या? बाह्य त्वचा अर्थात एक्टोडर्म। ठीक है ना, तो यहां पर बाह्य त्वचा तो कहीं नहीं लिखा, मतलब यही होगा क्या? वृहत वाचा। आ रही बात समझ में? वृहत त्वचा होगा। समझ में आई बात? तो यहां पर हमने जान लिया ये बाह्य त्वचा होगा, अंतः नहीं, मध्य नहीं, ब्लास्टोडर्म नहीं, यही आएगा बाह्य त्वचा। ठीक है, याद रखिएगा, एक्टोडर्म। आगे चलते हैं, देखिए जरा क्या लिखा है। निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मिड की पहचान करें? मतलब निम्नलिखित में से प्लाज्मिड की पहचान करें। तो प्लाज्मिड तो एक ही यार, साफ साफ दिख रहा है, कौन सा? पीबीआर 322। ठीक है ना, पीबीआर 322। ठीक है, याद है, पी मतलब प्लाज्मिड, बी मतलब हाथ उठाइए, कौन बताएगा? बस यही तो गलती है ना, बोलीवर और रोड्रिगेज, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है। इसीलिए मेरा कहना है कि बेटा रिवीजन ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। तुम जब तक कॉपी का रिवीजन कम से कम 4 टाइम्स नहीं करोगे, अभी भले तुमको लगता है कि बन जाएगा, मेरा रिवीजन हो गया, इतनी जल्दी नहीं होता। वेद ने 97% जो बनाया ना, तुम विश्वास नहीं मानोगे, कम से कम 7 बार रिवीजन करवाया हूं उसका, 7 बार। 1 महीने में तो 4 बार करवाया हूं। कब? फरवरी में, कि तू फिर से पढ़, पापा हो तो गया, फिर से पढ़, फिर से पढ़, तब जाके वो 97% बनाया है, तब जाके उसको परिपक्वता आई कि प्रश्न देखते ही उत्तर उसको बन जाते थे। तो ये होता प्रैक्टिस से। आप जितने बार पढ़ोगे उतना फायदा, लेकिन एक बार पढ़ के आप अपने आप को होशियार समझने लगो तो नहीं बनेगा। मुझे खुद कई बार भूल जाता हूं, आ रही बात समझ? तो उसके लिए रिवीजन जरूरी है। 1 साल में उसको कम से कम, 1 साल में मतलब उसने 4-5 बार तो खुद रिवीजन किया, मैंने खाली 1 महीने फरवरी में उसको 4 बार रिवीजन करवाया। ठीक है ना, 10 दिन के अंदर में पूरे सब्जेक्ट पलटाओ, फिर 7 दिन के अंदर में पूरे सब्जेक्ट पलटाओ, फिर 1 दिन में संस्कृत खत्म कर, फिर कहीं हिंदी खत्म कर। ये दिमाग से काम किया है, टाइम टेबल बना के काम किया। और ऐसा नहीं, सारे बच्चों को बोला हूं मैंने, एक के साथ नहीं, सबके साथ, सबको बताया हूं कि तू भी ऐसा कर, तू भी ऐसा कर। जिसने किया उन्होंने परिणाम पाया। आ रही बात समझ में? जैसे एक लड़की वो 1% से पीछे रह गई,
1% से। क्यों? उसने भी कम मेहनत नहीं की, लेकिन शायद उसमें कुछ गलतियां कर दी, नहीं तो वो आगे निकल जाती। कहने का मतलब ये उसने भी वैसे ही फॉलो किया, ठीक है ना, जैसा वेद ने किया। बढ़िया टाइम टेबल। तो अपन जब अनुशासन से काम करेंगे तब सब चीजें याद रहेंगी। अब वो फटाक से याद आना था तुमको, जबकि पीबीआर 322 के बीच कितने बार मतलब चर्चा हो गई, और अभी एक बार फाइनल चर्चा और होने वाली है उसके ऊपर, चित्र को लेके, ठीक है ना। उतना कठिन आएगा नहीं, लेकिन फिर भी अपन पढ़ लेंगे। तुम देख तो रहे हो क्वेश्चन सरल आते हैं ना, किसी किसी में कठिन आ गया, अब सामने वाले का दिमाग ही खराब, घर से लड़ाई झगड़ा करके आया और पेपर बना रहा है, तो फिर तो पेपर कठिन निकालेगा ही निकालेगा वो, है कि नहीं। तो ये हो सकता है, कभी कभी ऐसा हो जाता। बाकी देखो पेपर कितने अच्छे आ रहे हैं अपने। देखो, जानवरों के निम्नलिखित जोड़े में से किसकी गैर ग्रंथि त्वचा है? गैर ग्रंथि त्वचा मतलब होता बेटा जिसमें ग्रंथि नहीं पाई जाती। जैसे हमारी त्वचा में श्वेत ग्रंथि पाई जाती है, तेल ग्रंथि पाई जाती है। तो गैर ग्रंथि त्वचा मतलब जिनमें ग्रंथियां नहीं पाई जाती, जिनकी त्वचा में ग्रंथि नहीं पाई जाती। अब देखो यहां पर मगरमच्छ और बाघ, बाघ के शरीर में बाल होते हैं, तेल लगाता है वो बाल में? नहीं लगाता है नहीं लगाता ना, फिर भी उसके बाल दूर से ही चमकते हैं, धारियां चमकती हैं, ठीक है ना। हाँ, तेल नहीं लगाता, क्यों? ग्रंथि है उसकी त्वचा में, वही उनके बालों को क्या कर रही है? चमका रही है, पोषण दे रही है। मेंढक में तो अपन ने पढ़ा ही है, नम लचीली और ग्रंथिमय त्वचा होती है, नम लचीली और ग्रंथिमय त्वचा होती है, वो भी सही है। तो ये इसमें भी ग्रंथि पाई जाती है। लेकिन गिरगिट और कछुआ, ठीक है ना, इनकी जो त्वचा होती है ये सरीसृप है, और इनमें हम कहेंगे ग्रंथिहीन त्वचा होती है। यहां पर बाघ में ग्रंथि पाई जाती है, यहां मेंढक में पाई जाती है, यहां मेंढक में पाई जाती है, कबूतर में भी होती है, ठीक है ना, लेकिन यहां इन दोनों में नहीं होती, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, ये सरल था। अब देखो क्या लिखा है, वही प्रश्न जो अभी मैंने बताया। कभी कभी एक ही टॉपिक को लेकर 3-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, ये फिर से वही आ गया। क्या बोलता है? कौन सा सेट एक्टोडर्म से संबंधित है? तो भैया मैंने अभी बताया था मस्तिष्क है, ठीक है ना, और मैंने तुमसे कहा अभी पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, मस्तिष्क वाला जो भी हिस्सा वो बाह्य त्वचा से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो यहां पर मस्तिष्क सही है, रीढ़ की हड्डी सही है, पिट्यूटरी सही है, ये गलत है। थायराइड तो एंडोडर्म से विकसित होती है क्या? है ना, तो ये गलत है। मस्तिष्क सही है, रीढ़ की हड्डी सही है, पिट्यूटरी पीनियल, ये सही आंसर आ गया, ठीक है। यहां पर हम कहेंगे यकृत गलत है, अग्नाशय गलत है, और दिल से तो काम ही नहीं लेना है, सब दिमाग से काम लेना है, इसलिए हम दिल को नहीं देंगे, ठीक है ना। इजाजत, आगे चलते हैं, ठीक है। तो बात सही है, हाँ। चलिए अब बात करते हैं, निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा संग्रह एक टैक्सोनॉमिक समूह से संबंधित है? थोड़ा सा कठिन था, ठीक है ना। एक टैक्सोनॉमिक मतलब एक संघ से रिलेटेड, एक ही संघ से संबंधित है। तो यहां पर देखो, केंचुआ और टैपवार्म। केंचुआ एनिलिडा है, टैपवार्म मतलब फीताकृमि, तो ये पहले प्लेटिहेलिमिंथिस में आता है शायद, ठीक है ना, शायद, क्या पक्का है? अच्छा, तितली की हम बात करें, ये तो आर्थ्रोपोडा से रिलेटेड है। कबूतर तो पक्षी में आता है, ठीक है ना। बंदर, चिंपैंजी, मैन, ये सब एक से प्राइमेट्स के हैं, ये एक से हैं। बंदर, चिंपैंजी और मैन ये एक ही टैक्सोनॉमिक के हैं, ठीक है ना। ये कटल फिश, जेली फिश, सिल्वर फिश, डॉग फिश, ये जितने भी फिश है याद होगा, सब अलग अलग संघ के हैं। एक सारणी बना के बताया ना मैंने, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये बंदर, चिंपैंजी और मैन बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये चेक करना पड़ेगा आपको, एक टैक्सोनॉमिक समूह से संबंधित है, मतलब एक टैक्सोन से संबंधित है, ठीक है। तो यहां पर अपने को पता चल गया एक ही वर्गक में मौजूद है ये तीनों। आगे चलते हैं, यहां पर यह क्वेश्चन कठिन था आपके लिए, क्योंकि इसमें बौद्धिक क्षमता वाला क्वेश्चन था ये। देखो, फैसियोला हेपेटिका, जिसको अपन लोग लिवर फ्लूक के नाम से जानते हैं, फैसियोला हेपेटिका जिसको हम लिवर फ्लूक के नाम से जानते हैं, ये सिलेंट्रेटा में है, और ये हम कहेंगे, इसमें लिखा कूट देहगुही है जंतु है, गलत। इनमें तो देहगुहा ही नहीं होती, इनमें देहगुहा नहीं पाई जाती, एसिलोमेट है ये, इनमें देहगुहा नहीं पाई जाती, एसिलोमेट है। अच्छा, ये लिखा टिनीय मतलब टीनिया सोलियम, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, त्रिस्तरीय है, बिल्कुल सही है। रेडियल समरूपता एस्टेरियास में पाई जाती, तारा मछली में रेडियल सममिति पाई जाती, किसी भी तल से उसे दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। ओबिलिया में ये जो मीजोला लिखा है ना, मीजोला मतलब होता है बेटा मीजोडर्म, ठीक है ना। तो तुमको याद होगा ओबिलिया सिलेंट्रेटा में है, ओबिलिया सिलेंट्रेटा में है, और सिलेंट्रेटा में एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में क्या पाया जाता है?
तो हम कहेंगे एक चिपचिपा पदार्थ, जेली जैसा एक पदार्थ पाया जाता है जिसको मीजोडर्म या मीजोला कहते हैं। ठीक है, तो ये भी सत्य कथन है। तो ये सत्य है, ये सत्य है, ये सत्य है। फैसियोला में कूट देह गुहा होती है, ये गलत है। ठीक, कूट देह गुहा होती। अब मेरा प्रश्न फिर से प्रश्न है, बताओ कूट देह गुहा किस संघ की विशेषता है? बताओ। नहीं नहीं, पोरीफेरा और सिलेंट्रेट है। पोरीफेरा में कहां से? पोरीफेरा में तो देह गुहा अपन कहेंगे नकली वाली पाई जाती है, लेकिन पाई जाती है। कूट देह गुहा और सिलेंट्रेटा तो बोलना ही नहीं, सिलेंट्रेटा एसिलुमेट बताया मैंने। हाँ, किसको याद है? नहीं नहीं, प्लेटिहेलमिन्थेस में नहीं। बस यही कमी, यही कमी है तुम लोगों में कि तुम्हें फटाक से प्रश्न को देख के उत्तर याद नहीं आता, जबकि देह गुहा के ऊपर हमने प्रश्न बनाया हुआ है। आ रही बात समझ में? हाँ, याद रखिएगा। हेलो, तो यहां पर प्लेटिहेलमिन्थेस में एक बार चेक कर लो जरा, एक बार चेक करो कॉपी पर। कूट देह गुहा मैंने लिखवाया है, कूट देह गुहा लिखवाया है किस संघ में? निमेटोडा, निमेथेलिमिन्थिस में। ठीक है ना, निमेथेलिमिन्थिस में। तो ये तो कौन है? ये तो कौन है? फैसियोला कौन है? ये तो सिलेंट्रेटा है। तो निमेटोडा की विशेषता इसमें कहां से घुस जाएगी? इसलिए ये गलत है। कौन सा कथन गलत है? तो हम कहेंगे सर ये वाला। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। हेलो, क्या हुआ? बाहर निकाल देंगे अभी हम? वो पीछे लाल परी अपनी, तो मैं काहे के लिए बोलेंगे? थाने में जाना है क्या हमें? तुम्हारे पापा पुलिस में है, हमें मालूम। इसलिए हमें चुप रहना पड़ता है। मैं तुम्हें डांट के भी कह दूंगा कि नहीं, मैं बाजू वाले को डांट रहा हूं। आइए, तो ऑक्सी, ये कौन है? हायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, है ना? हाय हाय कर दिया इसने। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के बढ़ते विघटन का कारण CO2 एकाग्रता में वृद्धि बताई जाती है। ठीक है ना? आपको पता होना चाहिए, मैंने इसको बहुत अच्छे से समझाया, लेकिन उसने लाइन को क्रॉस करके पूछा, दूसरे तरीके से पूछा। क्या कहता है वो? ये कह रहा है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन के बढ़ते विघटन का कारण CO2 की एकाग्रता मतलब सांद्रता में वृद्धि बताया गया। बिल्कुल सही है ये। ठीक है ना? आपको मालूम है कि CO2 किसी अंग में, CO2 किसी अंग में जितनी ज्यादा मात्रा में बढ़ेगी, तो याद रखना उसी अंग के निकट ऑक्सी हीमोग्लोबिन का सबसे ज्यादा क्या होगा? विघटन। ठीक है ना? तो मैंने बताया है O2 के प्रवाह पर CO2 की सांद्रता का प्रभाव बोहर प्रभाव कहलाता है। बोहर ने यह बताया कि जिस कोशिका में CO2 की सांद्रता ज्यादा होती है, उसी अंग के निकट ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो विघटन है वो सबसे ज्यादा होता है। ठीक है ना? तो याद रखिएगा, यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट करके ऑक्सीजन किसको देगा? इसको देगा। ये बात बताई थी किसने? बोहर ने बताई थी। इसको बोहर प्रभाव कहते हैं। प्रश्न को बहुत अच्छे से घर में पढ़ना। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का विघटन के विघटन का कारण CO2 एकाग्रता मतलब CO2 की सांद्रता में वृद्धि बताया गया बोहर के द्वारा। ठीक है, पढ़े कि नहीं इसको? बिल्कुल पढ़े, मैं आपको हिंट देते जा रहा हूं। हाँ, क्या हो गया? 16 तो हुए, 14 और बचे। रुक जाओ, अभी बस नहीं मिलेगी। जाओ तो एक तो बस ले लो। है? ये प्रश्न जो छोड़ के जा रहे हो ना, कहीं ये फंस गए तो दिक्कत हो जाएगी। पेपर सेट में तो ये मिल जाएंगे, लेकिन वहां मैं नहीं मिलूंगा। है कि नहीं? चलो, गलत मिलान की गई जोड़ी का चयन कीजिए। अब इसमें देखो, ये भी पढ़े अपन ने, क्या लिखा है? IUCN, याद है? IUCN किस लिए फेमस है? रेड डाटा बुक, सही है? हाँ, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ
नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है ना। ये साइट्स का क्या लिखा है, कन्वेंशन, तो साइट से कन्वेंशन कहां जाएगा, कन्वेंशन इन इंटरनेशनल ट्रेड एंड एलीट स्पीसीज। WWF का तो मैंने लिखवाया है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ये तो बिल्कुल सही है। यूनेस्को, यूनेस्को सुना तुमने, यूनेस्को ऐसा ही है क्या, देखो यू से आ गया यूनाइटेड, एन से आ गया नेशन, ठीक है ना, ई से आ गया एजुकेशनल, ठीक है ना, फिर एस से आ गया साइंटिफिक, ठीक है ना, एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, ये पूरा सही लिखा हुआ है। यूनेस्को का भी फुल फॉर्म याद रखना है, IMP है ये आपके लिए, याद रखिएगा। तो ये सही है, ये भी सही है, मुझे इसी पे डाउट हो रहा है, ठीक है ना, ये गलत हो सकता है, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, गलत मिलान की गई जोड़ी का चयन कीजिए, तो यही गलत है। ये तो 100% सही है, पढ़े हुए हैं ये, ठीक है ना। यूनेस्को भी मैंने पढ़ा हुआ है, बिल्कुल सही लिखा है, यूनाइटेड नेशन, ठीक है ना, एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यहां ऑफ आना चाहिए शायद, ठीक है ना। तो यहां पर ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ये गलत है, ठीक। अब इसको ढूंढना है, इसका सही क्या होगा, आपको ढूंढ के लिखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, देखिए क्या लिखा है, फिर से एक प्रश्न पूछूंगा, नहीं बनेगा। IUCN का स्थापना दिवस बताए थे कब हुई थी, ये 12 बज गए चेहरे में, तैयारी में अभी कमी है, तैयारी करो। चलो, सही मिलान की गई जोड़ी का चयन करें, ध्यान से देखें, यहां पर इस बार क्या करना है, एक ऐसी जोड़ी चुननी जो सही मिली हुई है, ठीक। क्या लिखा है, राइबोसोम एकल झिल्ली, गलत, राइबोसोम तो झिल्ली विहीन कोशिकांग है, ठीक है ना। केंद्रिक, केंद्रिक, केंद्रिक मतलब होता क्या, केंद्रिका, केंद्रिका बोलना चाहिए, केंद्रिका दोहरी झिल्ली, गलत। तारक केंद्र झिल्ली के बिना, बिल्कुल सही। पराक्सीसोम एकल झिल्ली, तो ये तो सूक्ष्मकाएं हैं, ये पराक्सीसोम जो है ये भी सही है शायद, है ना, ये एकल झिल्ली कोशिकांग है, ये भी सही है। ये दोनों सही समझ में आ रहे हैं, ठीक है ना, ये तो बिल्कुल सही है, तारक केंद्र झिल्ली के बिना, और ये भी इकहरी झिल्ली से और एंजाइमों से भरी हुई क्या होती हैं, थैलियां होती हैं, ये भी सही लिखा हुआ है। प्रश्न में कहीं मिस्टेक है, ये दोनों सही पता चल रहे हैं, मेरे हिसाब से तो दोनों सही हैं ये, ठीक है। एक बार चेक कर लेना पेपर सेट में, दोनों सही मेरे हिसाब से। देखिए क्या लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन 18वां, अंडाणु में प्रवेश करने के लिए शुक्राणु को कोरोना रेडिएटा और जोना पेलुसिडा में प्रवेश करना होता है, इस कार्य में कौन मदद करता है, तो इस कार्य में मदद करता है शुक्राणु को स्पर्म लाइसिन, स्पर्म लाइसिन, ठीक है ना। तो योनि की अम्लीय परत, गलत। अंडाणु द्वारा स्रावित एंजाइम, अंडाणु द्वारा स्रावित एंजाइम, गलत, अंडाणु तो कोई एंजाइम थोड़ी स्रावित करता है भाई, शुक्राणु को अंदर जाना है, तो उसका एक्रोसोम क्या करता है, एंजाइम स्रावित करता है। शुक्राणुओं द्वारा स्रावित जोनालाइसिन यही है, और परतों में उपलब्ध, ये मुको लिखा है, वहां पर आएगा म्यूको पॉल्टी सकारिद, क्या लिखते हैं साले, समझ कहां से ढूंढ के लाते हैं ये शब्द, अंग्रेज से भी आगे हैं ये लोग, ठीक है ना, अंग्रेजों के तो नाम समझ में आ ही जाते हैं, है ना, ये क्या लिखते हैं समझ में नहीं आता। तो शुक्राणुओं द्वारा स्रावित जोनालाइसिन या स्पर्म लाइसिन, जोनालाइसिन इसलिए कहा गया, जोना पेलुसिडा को तोड़ेगा ये, तो जोनालाइसिन, ठीक है ना, या फिर उसी को कहते हैं क्या, स्पर्म लाइसिन, ठीक है, याद रखिएगा। अगला नंबर देखिए, 19वां नंबर क्या बता रहा है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन के बांध लिखा है, बंद होना, बंद होना रजोधर्म का तत्काल कारण बनता है, तो कई बार बताया जा चुका, कौन सा, प्रोजेस्टेरॉन, कई बार चर्चा हो चुकी, ठीक है ना, कई बार चर्चा हो चुकी। चलिए आगे चलते हैं, देखिए क्या लिखा है, हार्मोन जो केवल गर्भावस्था, हार्मोन जो केवल गर्भावस्था के दौरान हम कहेंगे स्त्रियों के शरीर में उत्पादित होते हैं, ठीक है ना। एस्ट्रोजन, गलत, ये तो सही है। मानव प्लेसेंटल लैक्टोजन, ये भी सही है। एस्ट्रोजन ये गलत, प्रोजेस्टेरॉन गलत, मानव प्लेसेंटल लैक्टोजन, मानव कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन रिलैक्सिन बिल्कुल सही, मानव प्लेनेंटल लैक्टोजन, मानव कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन थायरोक्सिन ये गलत, ठीक है।
तो राइट आंसर कौन सा होगा? सी। सी होगा बेटा, सी, बी नहीं, सी आएगा। उसने कहा केवल गर्भावस्था के दौरान, तो अपने को पता है कि एस्ट्रोजन तो वो तो पहले ही स्रावित हो जाता है यार, ठीक है ना। द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का निर्धारण करना, प्रोजेस्टेरोन, ये तो पहले ही स्रावित हो जाते हैं, थायरोक्सिन पहले ही स्रावित हो जाता है। ये जो होते हैं मानव प्लेसेंटल लैक्टोजेन, मानव ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन और रिलैक्सिन, ये गर्भावस्था के दौरान स्रावित होते हैं, ठीक है। पता है, पता है कि नहीं? कहां से स्रावित होते हैं मालूम है? ये तीनों प्लेसेंटा से निकलते हैं। ये किससे निकलते हैं? प्लेसेंटा से निकलते हैं तीनों, याद रखना। चलो आगे चलते हैं, देखो क्या लिखा है। इतना सरल प्रश्न तुमको कहां मिलेगा? ग्लूकोज और एमिनो एसिड कहां पर अवशोषित होते? बताओ। ये तुमको नेफ्रॉन के भाग दिए गए हैं और मैंने साफ साफ बताया है तुमको कि नेफ्रॉन में कौन सा पदार्थ कहां पर अवशोषित होता, साफ साफ बताया है मैंने, ठीक है ना। तो यदि तुम पीसीटी समीपस्थ कुंडलित नलिका की बात करो तो जितने भी एमिनो एसिड हैं, जो ग्लूकोज है, ठीक है ना, ये सब जो है ये कहां पर अवशोषित होते हैं? समीपस्थ कुंडलित नलिका, जो कि बहुत ज्यादा कुंडलित भाग है, यहां पर क्या होते हैं? तो हम कहेंगे अवशोषित होते हैं। आ रही बात समझ में? हाँ, इसमें ज्यादा डाउट नहीं होना चाहिए आपको, फटाक से आंसर आना चाहिए। ये देखो 22वां क्वेश्चन, ये आ गया, फिर नहीं बनेगा तुमसे। अभी तुमको चित्र बना के समझाया तो तुमको कहा था कि बार बार पढ़ना, हफ्ते में 3 बार पढ़ना, याद हो जाएगा, ठीक है। अब इसका उत्तर मुझे कौन देगा? चलो बताओ। फेफड़ों के श्वसनी में ए उपकला मौजूद है। फेफड़ों के श्वसनी मतलब याद है? कूपिका में, ठीक है ना। तो इसमें तो बताया था मैंने, सिंपल स्क्वैमस, सरल सल की उपकला, ठीक है ना। सरल सल की कहां लिखा देख लो, सरल सल की 2 जगह पे लिखा हुआ है, सी और डी में, ठीक है ना। फिर आ गया क्या, देखो जरा, बी उपकला अग्नाशयी नलिकाओं में, ठीक है ना, मौजूद होता है। तो अग्नाशयी नलिकाओं में मौजूद होता है ये सरल घनाकार, सरल घनाकार होता है ना, स्तंभाकार होता है, घनाकार होता है, घनाकार होता है, ठीक है ना। और सी एपिथेलियल पित्त नलिका में मौजूद होता है। तो सीधी सी बात है, ये आएगा क्या? स्तंभाकार। यही गाड़ी फंसेगी। इसका उत्तर अपन पेपर सेट में चेक भी कर सकते हैं, क्या है, क्या बता रहा है? पेपर सेट में क्यों, अपने उसमें चेक करना ना, अपन ने जो लिखा है, ठीक है ना। उपकला ऊतक का जो पेज तुमने बनाया होगा, उस पेज में चेक कर लो। पहला तो बिल्कुल सही है, तुम चेक कर लो अग्नाशयी नलिकाओं में, अग्नाशय, अग्नाशय में क्या लिखा, चेक करो, यही सही है, डी नंबर ना। हाँ, तो ये यहां पर, क्योंकि इसको मुझे याद है ना, ये मुझे याद है, ठीक है। तो ये तो राइट आंसर आएगा अपना, ये राइट आंसर आएगा। सरल सल्की कहां जाएगा? कोपिका में। मैंने कहा था ना, जो मेन उदाहरण लिखे हैं उनको तो याद कर ही लेना, उसके बाद जो मैं साइड वाले बताऊंगा वो, और ये एक बार में याद नहीं होंगे। ये अभी तुमको टेंशन होती होगी, हाँ यार क्या था, IUCN अब भी मैंने पूछा, हाँ यार क्या होगा, उसके लिए रिवीजन मारो, पेपर में वही आएगा और वही कंफ्यूज करेगा, ध्यान रखना, और अपने को वहां से बच जाना है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इधर उधर की चीजें ना पढ़ के बस कॉपी, जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं वो 2 पुस्तक के अंदर के क्वेश्चन और पुस्तक के अंदर के क्वेश्चन और थ्योरी, बस, इसके अलावा कुछ नहीं छीना अपने को, इतना ही सही काम बन जाएगा अपना, देख लेना तुम। स्तनधारी में कार्पस ल्यूटियम का मुख्य कार्य किस चीज का उत्पादन करना है? तो तुम्हें मालूम है यार, कार्पस ल्यूटियम, अब भी रजोधर्म वाली चर्चा हुई, कार्पस ल्यूटियम का मुख्य कार्य क्या है? तो कार्पस ल्यूटियम का मुख्य कार्य क्या है भाई? ये प्रोजेस्टेरोन, किस चीज का उत्पादन करना? प्रोजेस्टेरोन, ठीक है ना। अब भी चर्चा हुई, रजोधर्म, कार्पस ल्यूटियम, प्रोजेस्टेरोन, कनेक्शन इन तीनों का है, ठीक है, ये याद रखना है। बिल्कुल सही बात, कुछ सी डी कर रहे हैं, ठीक है ना, तो अभी CD नहीं चलाएंगे। ये देखो और सरल, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में इसको साफ साफ बताया हूं मैंने। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो छोटे बड़े DNA खंडों को अलग अलग करने की तकनीक है, छोटे बड़े DNA खंडों को अलग अलग करने की क्या है? तकनीक है। और इसमें जो मैट्रिक्स मतलब जेल प्रयोग में लाया जाता है, इसका नाम है एगेरोस जेल। इसको क्या कहते हैं? एगेरोस जेल कहते हैं, जिसको यहां पर अगरोस कह दिया उसने, एगेरोस जेल कहा जाता। सही बात है कि नहीं? इथिडियम ब्रोमाइड का भी काम बताया था, याद कर लो, बताया था, याद नहीं होगा अभी, रिवीजन कर लेना, समय को देखते हुए, नहीं तो मैं अच्छे से सारी चीजें बता सकता हूं। अच्छा, ये देखो, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक है ना, और इसको मैं बताना आपको भूल गया था, मैं आपको बता दूं। इस प्रकार का जो लिंग निर्धारण है
वो देखा जाता है किसमें? पक्षी में। इस प्रकार का लिंग निर्धारण जो है वो देखा जाता है किसमें? पक्षी में। अब यहां पर पक्षी देख लो, ZZ/ZW, ठीक है, ये पक्षी में देखा जाता है। तिलचिटा पक्षी तो नहीं है, घोंगा तो नहीं है, प्लेटिपस तो नहीं है, मोर है पक्षी, ठीक है ना, मोर पक्षी है, उसमें पंख होते हैं बड़े बड़े, होते कि नहीं होते, तो ये पाया जाता है, ठीक है। इसमें ZZ को क्या कहा गया है? नर, और ZW को क्या कहा गया है? मादा, याद रखिएगा, ठीक है। तो 3 प्रश्न बनते हैं। ZZ/ZW प्रकार के लिंग निर्धारण किस में देखा जाता है? भाई पक्षी में देखा जाता है। ZZ/ZW में ZZ किसको प्रदर्शित करता है? मेल को, ठीक है ना। ZW किसको प्रदर्शित करता है? फीमेल को। एक बार चेक कर लेना, एक बार चेक कर लो, सही है? नहीं, ये इसलिए पूरा क्लियर होना चाहिए। 19-20 यदि डाउट होता तो पूरा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। हाँ, सही है ना। अच्छा, मैं इसलिए बोला आपको कि कभी कभी अपन सोचे ना XY नर, तो ZW नर होगा। पक्षियों में उल्टा होता है, पक्षियों में उल्टा होता है। तो यहां से 3 क्वेश्चन बनते हैं आपके। एक तो ये बन ही गया कि ये किसमें पाया जाता है। दूसरी बात, इस प्रकार के लिंग निर्धारण में ZZ किसको प्रदर्शित करता है? तो हम कहेंगे नर को प्रदर्शित करता है। ZW किसको? मादा को प्रदर्शित करता है। ये याद रखना, 3 क्वेश्चन बनते हैं यहां से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कठिन था, लेकिन इसको एक शॉट में 50-50 कर सकते थे अपन। सूची मिलाना है अपने को, ठीक है ना। इसमें तुम्हारे लिए जो सबसे सरल है वो देख लो, जर्म प्लाज्म सिद्धांत, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, म्यूटेशन सिद्धांत, उत्परिवर्तन सिद्धांत। उत्परिवर्तनवाद तो तुमने पढ़ा हुआ है भाई, इसको दिया है ह्यूगो डिवरीज ने, सही बात है कि नहीं? तो इसका मतलब सी का दूसरा, तो सी का दूसरा कहां है? चेक कर लो, सी का दूसरा ये दिया है, सी का दूसरा ये दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि ए गलत है और डी गलत है। अरे सॉरी यार, अरे हाँ यार, सी गलत है। अरे वो उधर दिख गया, तिरछा दिख गया, आंखें ठीक है जबकि। अच्छा अब इसके बाद बात करते हैं जर्म प्लाज्म सिद्धांत। तो जर्म प्लाज्म सिद्धांत दिया गया वाइसमैन के द्वारा। कहां गया? ये तो दिया है ए का 4, ये दिया है, वो बार बार ध्यान यही जा रहा। तो ये जर्म प्लाज्म सिद्धांत जो है ये दिया गया वाइसमैन के द्वारा, ठीक है ना। वाइसमैन, जिसको इसने वैस मनम कह दिया, ठीक है ना। ये दिया गया किसके द्वारा? वाइसमैन के द्वारा दिया गया। वाइसमैन, आ रही बात समझ में? हाँ, जर्म प्लाज्म सिद्धांत। तो इसका मतलब ए का चौथा और ए का तीसरा, तो ये सही हो जाएगा और ये गलत। तो पहले ही 50-50 हो गया था अपना, तो है कि नहीं? जो सबसे पहले बनता है पहले उसको टिक करो ऐसे में, उससे आपका आंसर बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। हो सकता है एक ही बार में निकल जाए। देखो क्या लिखा है, प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? पीनियल ग्रंथि की उत्पत्ति बृहत वाचा मतलब बाहत वाचा से होती, सही है, अभी तो पढ़े थे, ठीक है। अल्फ्रेड गिलमैन ने CAMP की भूमिका की खोज की, पता नहीं इसके बारे में सही जानकारी नहीं। अच्छा, फिर क्या लिखा है? एस्ट्रोजन और ऑक्सीटोसिन मतलब ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्तन ग्रंथियों पर प्रभाव में सहक्रियात्मक है, बिल्कुल सही। सहक्रियात्मक मतलब हम कहेंगे उसी के साथ साथ वाली क्रिया है, मतलब ये हार्मोन जो है उसी दौरान स्रावित होते हैं, ठीक है ना, सहक्रिया है, तो ये सही है। इसका मतलब क्या हुआ? पहला सही और तीसरा सही है, ठीक है ना। पहला तो सही है तो ये तो गलत हो गया। क्या बोला उसने? सत्य कथन, ये तो गलत हो गया क्योंकि पहला सही है अपना, यहां भी पहला नहीं दिया है, ये भी गलत हो गया। अब या तो वो कहेगा पहला और तीसरा सही है, तो पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। क्या कह रहा आंसर? क्या कह रहा आंसर? पहला और तीसरा, इसका मतलब ये गलत है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आपसे। ये क्या है? CAMP, ठीक है ना। CAM होता तो अपन कहते ठीक है ना, CM, लेकिन CAMP कह दिया उसने, तो वो देखना पड़ेगा थोड़ा। तो इसका मतलब राइट आंसर ये आ रहा है, ये गलत कथन, ठीक है। इसके बारे में चर्चा करेंगे हम। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, प्लाज्मिड सुना है ना तुमने? प्लाज्मिड के बारे में तुमको बताया गया है कि ये जीवाणुओं में पाए जाने वाली आनुवंशिक इकाइयां, अतिरिक्त आनुवंशिक इकाइयां, ठीक है ना, जो मुख्य गुणसूत्र से अलग होती हैं, अपन ने पढ़ा है।
लैडरबर्ग ने इनकी खोज की है, ये भी हमने बताया है, ठीक है। अच्छा, अब इनकी खास बात क्या है, प्रतिकृत्य नहीं कर सकता, मतलब प्रतिकृति नहीं कर सकता, रिप्लिकेशन गलत, कर सकता है। स्वतंत्र वर्गीकरण दिखाता है, ठीक है ना, स्वतंत्र वर्गीकरण तो अपन नहीं कह सकते, ये डीएनए के समान वर्गीकरण दिखाता है, जैसे डीएनए का है वैसे ही इसका है, ठीक है ना। स्वतंत्र रूप से प्रतिकृत्य कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। गुणसूत्र के साथ मिलता है, हर बार नहीं मिलता है, गुणसूत्र के साथ मिलता, हर बार नहीं मिलता। तुम्हें बताया हूं मैंने कि प्लाज्मिड जब किससे जुड़ जाए, मुख्य डीएनए तंतु से, तो उसको ईपीसोम कहते हैं, बताया हूं मैंने। और जब अलग होगा तो वो तो प्लाज्मिड है। तो तुमको ये चीज बताई गई है, यही बताई गई है ना, क्लियर है। तो प्लाज्मिड जो होते हैं केवल जीवाणुओं में पाए जाते हैं, मुख्य डीएनए तंतु से अलग होते हैं, स्वतंत्र रूप से रेप्लिकेशन मतलब प्रतिकृतिकरण कर सकते हैं, याद रखिएगा। गुणसूत्र के साथ मिलते हैं लेकिन सारे नहीं, जब मिल जाएं तब की बात है, नहीं तो स्वतंत्र आनुवंशिक इकाइयां इन्हें कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ये आएगा, ये नहीं आएगा, ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, ऐसे क्वेश्चन में छांटना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ये मुझे लगा सबसे कठिन, क्यों, हमने इसको पढ़ा जरूर, ठीक है, कौन सा, डार्विन का सिद्धांत, ठीक है ना, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है ना, हाँ, जीवन की उत्पत्ति का जो वाद है डार्विन ने जो दिया था वो अपन ने पढ़ा जरूर है, लेकिन किस वर्ष में प्रकाशित किया था ये नहीं पढ़ा अपन ने, ठीक है। तो ये अपनी मिस्टेक है, तो अपने को उस मिस्टेक को सुधारना है। अपने को डार्विन ने अपना वाद कब दिया, लेमार्क ने अपना वाद कब दिया, इसको पुस्तक से देख के लिख लेना है। डार्विन का तो अभी लिख लो आप 1859, डार्विन का तो अभी लिख लो 1859, याद रखिएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, मेगा कार्योसाइट्स है। अब इसका अर्थ देखा जाए यदि मेगा कार्योसाइट्स, तो बहुत सारे कार्यों को करने वाली कणिकाएं, ऐसा कहा जाना चाहिए। तो लिम्फ में पाए जाने वाले फैगोसाइट्स, वे कोशिकाएं जो एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी का उत्पादन करती हैं। अस्थि मज्जा की कोशिकाएं जो थ्रोम्बोसाइट्स को जन्म देती हैं, ठीक है ना। कॉम्पैक्ट हड्डी के ऊतकों के लैमिली में रिक्त स्थान के बीच पाई जाने वाली कोशिकाएं। तो इसका जो राइट आंसर है, देखो फैगोसाइट्स का तो एक ही काम है, भक्षण, ठीक है ना। वे कोशिकाएं जो एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनाती, तो उनका एक ही काम है एंटीबॉडी बनाना। उसने कहा मेगा मतलब बहुत सारे काम करती, ठीक है ना। अस्थि मज्जा की कोशिकाएं, तो अस्थि मज्जा की कोशिकाएं बहुत सारा काम करती हैं भाई, ये आरबीसीएस बनाती हैं, ये डब्ल्यूबीसीएस बनाती हैं। इसके अलावा ये टूट फूट करके थ्रोम्बोसाइट्स का निर्माण करती हैं, ये बहुत सारे काम है। तो ये कहला सकती हैं क्या, मेगा कार्योसाइट। और कॉम्पैक्ट हड्डी के ऊतक जो लैमिली में रिक्त स्थान के बीच पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो इनका भी एक ही काम होगा, क्या, लचीलापन प्रदान करना। क्या प्रदान करना, लचीलापन प्रदान करना, मतलब उनको जोड़े रखना। हड्डियों के बीच में पाए जाने वाले जो होंगे ना, वो हड्डियों को केवल जोड़े रखने का काम करेंगे, तो अलग से कोई काम नहीं। अस्थि मज्जा का काम मुझे ज्यादा समझ में आ रहा है, क्या, कि एक तो लाल रक्त कणिका का निर्माण करना, श्वेत रक्त कणिका का निर्माण करना, और इसके अलावा हम कहेंगे थ्रोम्बोसाइट्स, विभिन्न प्रकार की टूट फूट के द्वारा थ्रोम्बोसाइट्स का क्या करना, निर्माण करना। समझ में आ गई बात। तो इस तरह से ये सारे कार्यों को करती हैं, तो ये राइट आंसर होगा, ठीक है। यदि देखा जाए एवरेज, तो ये पेपर बहुत सरल था आपके लिए, और यदि आप चाहते तो इसमें से 20 प्लस नंबर ला सकते थे, बिल्कुल कठिन नहीं था। मैं 30 किसी बच्चे को नहीं कहता, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना 30 में 30 लेके आएंगे, बाप का राज है क्या, 30 में 30 लेके आएंगे, सही बात है कि नहीं। हम हमेशा बच्चों की स्थिति के हिसाब से, हमें 20 चाहिए तो मैं 20 के ऊपर सोचना, ठीक। अभी तुमने देखा अपन ने जितने भी बॉटनी के सेट हल किए, उन सेटों में एक ही दो सेट ऐसे रहे जिनमें कठिनाई थी, लेकिन उनमें केमिस्ट्री सरल थी। और आज के यदि सेट को ले लें तो केमिस्ट्री भी सरल थी, एक ही पेपर में केमिस्ट्री भी सरल थी, बॉटनी भी सरल थी और जूलॉजी भी सरल थी। तो और ज्यादातर क्वेश्चन आज के तीनों सेटों में कहां से हैं, अपनी कॉपी से आए, आए कि नहीं आए। तो फिर उसके बाद सबसे पहला काम क्या है, कॉपी रेडी करो, ठीक है ना। एक बार फिर से देखो, तुम्हें मैं एक टाइम टेबल कल सुबह बना के दूंगा कि अब तुम्हारे पास 30 दिन बचे हैं, इन 30 दिनों में तुम क्या करोगे। मैं जो कर रहा हूं वो तो बहुत अच्छा कर रहा हूं, मैं बिल्कुल सही जा रहा हूं, तो मैं याद दिला रहा हूं कि देखो कहां से आ रहा है, ताकि तुम्हें कॉन्फिडेंस हो जाए कि हमारी कॉपी से इस बार पेपर निकल जाएगा। आ रही बात समझ में। उसके बाद
फिर उस टाइम टेबल के हिसाब से यदि चलोगे तो तुम्हारा इसी महीने 2-3 बार रिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना। एक बार तो कम से कम अभी 7 दिन 8 दिन के अंदर में पलट जाना चाहिए पूरा। अभी किसने रिवीजन कर लिया, कितने लोगों ने रिवीजन कर डाला, हो गया रिवीजन 3, अभी नहीं हुआ जाए अपना। हाँ, तो इसका मतलब यह है कि कमी है अभी भी, ठीक है ना। उन चीजों को और बार बार देखो। कभी कभी क्या होता है, देखो ऐसा रिवीजन किया करो जैसे हर बार फर्स्ट से करते हैं ना, जिस दिन दिमाग खराब हुआ बीच का कोई भी अध्याय निकाले, इसी पढ़ना शुरू, बीच से कहीं से भी चालू, ठीक है ना, किसी यूनिट को लेके। और खास तौर से ऐसी चीजों पर ध्यान देना है जहां पर हम फंस जाते हैं, जैसे अभी उपकला ऊतक में फंस गए, ऐसी चीजों को ध्यान में रखना। वर्गीकरण में भी फंस गए, वर्गीकरण के उदाहरण ध्यान में रखना, ठीक है ना। ज्यादा कठिन नहीं है, 19-20 का डिफरेंस है कि हम 19 तैयारी करके आए हैं, उसका प्रश्न 20वां आ गया, तो शायद थोड़ा और पढ़ लेते तो वो भी फंस जाता। अब 30 में 30 नहीं फंसेंगे वो हम भी जानते हैं, लेकिन 20 तो फंसेंगे ना। इतनी पढ़ाई से 20 फंस जाएगा, लेकिन अपन चाहते हैं 20+, ठीक है कि नहीं। तो थोड़ी सी मेहनत और बढ़ाओ, काम बन जाएगा अपना, ठीक है। तो सभी लोग अच्छी तैयारी करें, कल मिलते हैं फिर नए सेट के साथ, ठीक है। चलिए।